Hello everyone, welcome to Will Jais Academy, one stop solution for UPSC CC preparations. Today 26 दिसंबर ईयर एंड होने वाला है। जो तरीका है वैसे ही चलेगा, पढ़ाई करते रहिए। अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये न्यूज़ है फ्रंट पेज पे हिंदू के। कल भी ये न्यूज़ थी बट हमने इसे पिक नहीं किया था। हुआ ये है कि आर्मी के ऑफिसर्स और जो आर्मी पर्सन्स के ऊपर अटैक किया गया, उसमें आर्मी ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद आर्मी वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाती है। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ये देखा जाता है कि आर्मी ने जितने लोगों को उठाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंट्रोगेट करने के लिए, इसमें से 3 लोग जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के 8 मैन को बुलाया जाता है। उसमें से 3 मैन की जो सस्पिशियस सिचुएशन में डेथ हो जाती है। इसके पहले 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे, और जिस पे ये दिखता है कि जो आर्मी पर्सन है वो कपड़े फाड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर चिली पाउडर छिड़क रहे हैं। ये चीज़ें इसमें देखी गई है। इसी को देखते हुए आर्मी ने एक्शन लिया, 3 सीनियर ऑफिसर्स को ऑफ पोस्ट कर दिया। इट मीन्स कि एक्टिवली जो उनकी पोस्ट थी वहाँ से हटा के इनको अटैच कर दिया गया। ये चीज़ें की गई है। ये चीज़ें क्यों की गई? ये जो कंसर्न क्रिएट हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR लॉस कर लिया अननोन पर्सन के खिलाफ जिसने डेथ करी, और वो इंक्वायरी चल रही है। तो इंक्वायरी फेयर हो, आर्मी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना रहे, ये भी ज़रूरत है, इसलिए इस पूरे घटना को देखा गया। चैलेंज है वो ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें जम्मू में हुई हैं, पुंछ राजौरी सेक्टर में। तो यहाँ कैसे ये चीज़ें, क्योंकि मिड की जगह है, कश्मीर तो ऊपर है, वहाँ ये चीज़ें होती रहती थी। पिछले 10 ईयर में एक्टिविटीज़ थी, जब से ऑपरेशन ऑल आउट इंडियन आर्मी ने चलाया तब से ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हुई, और इस साल तो बहुत ही कम रही। और अभी पुंछ राजौरी के अंदर 21 नवंबर को जो अटैक हुआ, ये बहुत ही सरप्राइज अटैक था। इसको देखते हुए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जो आर्मी इतनी बेहतर तरीके से चल रही थी और चीजें सरप्लस कर दी गई थी, टेररिस्ट एक्टिविटी थी, उसको हमने मिनिमाइज कर दिया था। अभी इस एरिया में ये कैसे शिफ्ट हो गया? बीच में 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो बात ये है कि जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया तो कुछ एक डिप्लॉयमेंट आर्मी पर्सन की लेह में भी की गई। तो टेररिस्ट ये नहीं चाहते कि उधर रहे, इस वजह से वो अपनी एक्टिविटी को कश्मीर में ना करके वो जम्मू साइड में जो सेफ जोन एरिया माना जा रहा है वहाँ कर रहे हैं, ताकि उधर से उठ के आर्मी पर्सन्स को यहाँ बुला लिया जाए। एक बात ये कही जा रही है। लेकिन इसके इतर की बिना ग्राउंड सपोर्ट के, ये सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बिना ग्राउंड सपोर्ट के कोई टेररिस्ट कैसे बाहर से आके पुंछ के अंदर और जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर नहीं, जम्मू के अंदर ये एक्टिविटी कर लेगा? यहाँ ये टॉपिक है, और इसको देखते हुए जो पुलिस है इंक्वायरी कर रही है, आगे चीज़ें आएंगी और आगे जो भी होगा हम उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो इशू वाला टॉपिक था वो मैंने आपको यहाँ कर लिया। जयशंकर साहब 5 दिन के लिए रसिया विजिट पे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि कुछ एक टॉपिक जहाँ इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और मेनली क्या है कि पेमेंट इशू से रिलेटेड, चूँकि रसिया और इंडिया का एक शुरू से ही एक नेचुरल अलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो है। जो पेमेंट इशू है इसमें क्या क्या ये बातें होंगी? पहली तो ये है कि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रसिया के ऊपर सेंक्शंस लगे, और सेंक्शंस लगने की वजह से जो पेमेंट है वो इंडिया कर नहीं पा रहा। लेकिन इसी के अंदर इंडिया ने इसका इस टाइम का एडवांटेज उठाया और क्रूड ऑयल जो लेने शुरू किए। इसकी वजह से जो ट्रेड डिफिसिट है वो 368% ग्रोन कर गया 22 से 23 तक। इसी को देखते हुए थर्ड कंट्री करेंसी को लेके बात चल रही है कि UAE की या चाइना की जो करेंसी है, इन दोनों में किसी में एक पेमेंट को शिफ्ट किया जाए। इंडिया अब तक विरोध करता आया है, इंडिया रुपीज़ में ही कर रहा है। इंडिया ये कहता है कि जो ज़रूरत हो वो हमसे ले लीजिए, और अगर किसी थर्ड कंट्री को करना हो तो उससे हम कर लेंगे, लेकिन हम पेमेंट को रुपीज़ के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। तो यही है, इसको लेके क्या बात निकल के आएगी ये देखा जाएगा। एक बात और है कि जो हमको S-400 मिलने वाला था, इसकी जो ये भी डिले हो रहा है, सेंक्शंस लगे पड़े हैं, पेमेंट का भी इशू है। तो जो 4th और 5th रेजिमेंट मिलने वाली थी ये 24 में शिफ्ट होगी। इसकी भी क्लैरिटी को लेके बात करनी है, ये भी एक डिस्कशन होगा। यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, रसिया ऑलरेडी परेशान है, फाइनेंशियल डिफिसिट जो उसका तो चल ही रहा है, उसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर के जो सेंक्शंस लगे पड़े हैं वो भी एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया का स्टैंड भी इस पर क्लियर है कि हम यूक्रेन के साथ सपोर्ट में हैं, और लेकिन हम रसिया को ये अलाउ नहीं कर देंगे कि यूक्रेन की धरती के ऊपर वो कब्जा कर ले। वो भी अपनी चीज़ें हैं। गाजा को लेके बात की जा रही है। देखिए, गाजा को लेके जैसे ही अटैक शुरू हुए, इंडिया अपने स्टैंड पे आया और इंडिया ने बिल्कुल कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इजराइल को भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो अपने आप अपने टेरिटरी को छोड़ के गाजा के ऊपर कब्जा करे। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जबकि वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर कितना ज़्यादा है ये बात पुतिन ने भी कई बार स्पीच में कही है। इसी में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो अभी लॉन्च किया गया रेड सी के अंदर
हुती के खिलाफ, उस इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। यहाँ से भी ये दिखता है कि जो हमारे साथ रसिया का जो रिलेशन है और हम रसिया के लिए जो हमारा स्टैंड है वो बेहतर है। ग्लोबल साउथ में हमें रसिया की सपोर्ट की नीड है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में ही टसल है और रसिया जिसको बैकिंग करेगा उसके एडवांटेज मिलेंगे। लेकिन इन सारे कंसर्न्स में रसिया को यूक्रेन, इजराइल, गाजा और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल साउथ में सब में आप देखेंगे कि रसिया नेचुरली एक झुकाव आपको चाइना की तरफ रसिया का दिखेगा। उसका रीज़न है कि चाइनीज़ इकोनॉमी बड़ी है, चाइना का फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो इंडिया इन चीज़ों को भी देखते हुए ये बात करेगा और तब बात आगे भी देखी जाएगी मोदी एंड पुतिन के जो रिलेशन है और बेहतर कैसे हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चाइना ऑफर काउंसलर एड टू अरेस्टेड वीवो स्टाफ। अब ये जो वीवो स्टाफ है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने इन्हें पकड़ लिया है और ये अरेस्ट हो गए हैं। जो चाइनीज पर्सन थे वो भी अरेस्ट हो गए हैं, जो यहाँ के सीएफओ थे, सीईओ थे वीवो के। उनका जो स्टैंड था, तो चाइना यहाँ काउंसलर एड जो देने के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली चाइना के ऊपर जब बात आती है तो चाइना को फ्री, फेयर और ऐसे वर्ड्स याद आते हैं। जब चाइनीज़ पर्सन कस्टडी में गए तब के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हम इंडिया से चाहेंगे कि वो फेयर, जस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट में काम करे और हमारे लोगों को अरेस्ट ना। एक तरीके से थ्रेटनिंग चाइना ने दी इंडिया को, लेकिन इस थ्रेटनिंग का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इंडिया अपने हिसाब से काम करेगा और ये जो करप्शन है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ढेर सारा पैसा इंडिया से बिना टैक्स के भेजा गया है, तमाम तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी की गई है। तो वो यहाँ ये न्यूज़ आपके लिए थी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया आसियान कंट्री से रिलेटेड। 15 साल हो गए हैं दोनों का ट्रेड करते हुए। 2024 में अब हम नए सिरे से जो हमारा FTA है इसे रिवैम्पिंग करेंगे, मीन्स, और ये क्वार्टरली बेसिस पे मीटिंग होती रहेगी और अराउंड 1 ईयर लग जाएगा। ये 10 कंट्रीज, जो आसियान की 10 कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो 11.3% का ये अकाउंट करते हैं, शेयर करते हैं। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इसका जो डिफिसिट है जो स्टार्ट हुआ 7.5 बिलियन से एनुअली, ये इस समय जो बढ़ के फाइनेंशियल 23 में 43.57 बिलियन हो गया है। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है वो डिफिसिट है वो बढ़ता चला गया और इसी डिफिसिट को हमें मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मैंने आपको अटैच कर दिया है, PDF मिल जाएगी आपको लिंक में और आप हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। इस ट्रेड डिफिसिट से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट कर रहा है इनपुट वेरियस सेक्टर्स के, जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ से रिलेटेड बातें हैं जो बैरियर फेस किए जा रहे हैं एशियन के द्वारा। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ का कंसर्न क्या है? टैरिफ का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर अगर वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर मान लीजिए वो पहुंचा और वहाँ वो कम्पिटिटिव एफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, इंडियन मार्केट के साथ वो बेहतर तरीके से कर पा रहा है, इंडियन मार्केट उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो जैसे वो रेट बराबर होगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है, यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि हम क्वांटिटिव मेजर ले लेते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर नंबर के ही प्रोडक्ट जो होंगे वो आएंगे, 1000, 10,000 ऐसे करके। तो यहाँ से भी हम ये बैरियर हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है और जो ट्रेड डिफिसिट है दोनों के लिए हम बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। इसी से रिलेटेड ये बातें हैं। रिवैम्पिंग AITGA, इस टर्म को याद रखिएगा, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, क्योंकि PT में सीधे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम मेनली रूल ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ और बेहतर करेंगे। रूल ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए भी है कि चाइना जो है वो इंडियन मार्केट के ऊपर एक्सेस करना चाहता है। अपनी एक्सेस को बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी चाइना को काफ़ी हद तक कर्व किया हुआ है, लेकिन इस एशियन इकोनॉमी के थ्रू वो चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए और उसके वो हमारे रीरूटिंग करना चाहता है, वो हम नहीं चाहते। ROO के रूल ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसका जो ओरिजिन कंट्री है उसी के अकॉर्डिंग उसे ड्यूटी कट्स मिलेंगे, वो क्वालिफाई करेगा अंडर द FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब होता ये है कि मान लीजिए चाइनीज़ प्रोडक्ट है लेकिन वो चाइना 80% असेंबल करके या किसी एशियन कंट्री के थ्रू बेच रहा है, तो फ़ायदा तो चाइना को मिल रहा है लेकिन वो ड्यूटी हमें मिल नहीं रही है और ऊपर से चाइनीज़ मार्केट की जो प्रेजेंस है सामान वो भी इंडिया के लिए। तो इंडिया इस चीज़ को कर्व करना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ ROA के जो रूल हैं उसको हम एक फिर से जो उसके लूपहोल हैं उसको हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं और इसी के साथ हमने न्यू चैप्टर भी ऐड किया है, ट्रेड रेमेडीज़। अब
इसके अंदर होगा कि हम देखेंगे प्रोडक्ट को और ट्रेड को, और उसके अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ अगर जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही होगी उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनके लिए सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हम लेके आएंगे। ये चीज़ें इसके अंदर की जा रही हैं, लेकिन हम इसके अंदर न्यू एरिया नहीं ऐड कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, लेबर है, MSME है, इन चीज़ों को हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। तो ये पूरी ओवरऑल बातें थी कि रीवैम्पिंग कर लेंगे, यहाँ से हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हम चाइना की प्रेजेंस को कट कर पाएंगे। तो ये अब एक तो बातें ये आपको बता दी गई। दूसरा एक चैलेंज यहाँ ये भी है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो भी जान लीजिए कि आखिर ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है। एशियन कंट्री इतना बेहतर कर रही है, टाइगर इकॉनमी उनको बोला जाता है। देखिए, जब हमने अपने आपको ओपन किया ग्लोबलाइजेशन के समय, जब हमने ट्रेड के लिए ओपन किया कंट्री को, तो जब ओपन इकॉनमी हम बने तो हम हमारी कंट्री के कई जो मार्केट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस सेक्टर है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था। इट मीन्स आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है और आप आते ही प्रीलिम्स देने चले गए, आपने बिना प्रिपरेशन करी, तो क्या होगा? वही सिचुएशन इंडिया की है कि अभी हमें ग्राउंड लेवल पे अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट इसे बेहतर करना है, जो लेबर लॉ है उसके अंदर हमें सहूलियत देने की ज़रूरत है, इंफ्रा हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, साथ साथ में मनी सप्लाई को बेहतर करने की ज़रूरत है, स्किल लेबर को देने की ज़रूरत है, जो और भी जो बैरियर हैं उसको हमको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को पे काम करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ हमने की नहीं है, और हमने डायरेक्टली अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया। तो क्या होगा कि हम उसके साथ कम्पिटिट कर ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स एक आदमी जो वेल ट्रेंड है, बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार है, वो अपना बेहतर बेचेगा, और हमारे पास कभी डिब्बा नहीं है, कभी सामान नहीं है, कभी लाइट नहीं है, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी और हमारी जो इकॉनमी है वो पीछे छूट जाएगी। ये भी एक इशू है जो यहाँ मेंशन नहीं था, बट मैंने आपके लिए यहाँ बता दिया, तो कंप्रिहेंसिव चीज़ें हो गई। दूसरा जो टर्म है इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, डेब्ट डिबेट को लेके बात की जा रही है कि भैया इंडिया के ऊपर पर पर्सन के ऊपर 1 लाख से ऊपर का कर्जा हो गया और अब इंडिया बर्बाद होने की सिचुएशन में। देखिए, बहुत न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और ये 1% यूट्यूब चैनल जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस बात को इम्फेसाइज कर रहे हैं। IMF सारे कंट्री के जो फिनेंस रिलेटेड एक्टिविटी करने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात कर रही होती है, सरकार के लोगों से बात कर रही होती है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग उसके जो आगे के प्रेडिक्शंस होते हैं वो आ रहे होते हैं। अभी IMF ने इंडिया को लेके बात कही है कि इंडिया का जो GDP के ऊपर जो डेब्ट है ये इंक्रीज होगा, लेकिन ये भी वो कह रहा है, ये भी हो सकता है कि 2027 तक का, वो 25-27 के बारे में बात की जा रही है कि वो डिक्रीज भी हो जाए। ये डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो कैसे चलती है, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट होगा? इसका आंसर है बिल्कुल ना। रीज़न, 2 लोग जाते हैं, एक लोगों के पास मंथली अर्निंग है 1 लाख रुपीज़ और एक लोगों के पास है मंथली अर्निंग 100 रुपीज़। अब दोनों लोग को 1 लाख का लोन मिल जाए तो कौन आसानी से उसको मैनेज कर पाएगा? 1 लाख वाला। बट ऑब्वियस है, एक बार में नहीं तो 2 बार में दे देगा, लेकिन जो इतना कम पैसा अमाउंट पा रहा है वो कैसे दे पाएगा? यही सिचुएशन। इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, इसीलिए आप वर्ल्ड ऑर्डर की कंट्री आप देखेंगे तो जापान आप देखेंगे 230% का डेप्ट है GDP के ऊपर, लेकिन जापान की कितनी स्टेबल इकोनॉमी देखिए, उसने इंडिया के लिए बुलेट ट्रेन के लिए 0% पे लोन दिया। तो ऐसे ग्रीस, सिंगापुर, ऐसे तमाम कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। US है, UK है, ये भी हैं 160-140% डेप्ट में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी खत्म हो गई हैं चीज़ें, उनके पास वो पावर है। वही सिचुएशन इंडिया के बारे में भी बताएगी कि उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ये डेप्ट है उसका रेशियो अगर देखें तो 57% जो अकाउंटेबिलिटी है सेंट्रल के, और 43 जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास स्टेट के पास जाता है। अब ये इसमें आप कई चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तमाम तरीके की बातें आप इसके साथ डाल सकते हैं, रख सकते हैं, वो चलेंगी चीज़ें। एक ट्रेंड देख लेते हैं कि GDP का रेशियो 1980 से 2021 तक का जो एवरेज था वो 69.40% रहा, और सबसे ज़्यादा 2020 में हुआ, कोरोना का पीरियड था तो कहने की ज़रूरत नहीं है, 89.41, और सबसे लो रहा 1980 में 47.94%। आपको फैक्ट एंड फिगर पढ़ने की याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, ये फैक्ट तो आपको याद हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई हो कि अभी जो डेप्ट को लेके बात की जा रही है और रियलिटी जो है उसमें क्या अंतर है। एक न्यूज़ और है, जो सेंटर है जो अपना डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उसने टारगेट बना रखा था 51,000 करोड़,
वो नहीं उसे मीट आउट नहीं कर पाएगा और 20% तक ही कर पाया 10,049 करोड़। वो क्यों नहीं करना चाहता है? अब डिसइन्वेस्टमेंट को लेके बहुत नेगेटिविटी भी हो जाती है मार्केट में कि सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सब कुछ बेच रही है। तो प्राइवेटाइजेशन वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ऑनरशिप को चेंज कर दिया, जैसे एयर इंडिया को तो पूरी तरीके से टाटा को दे दिया गया, या कोई पर्टिकुलर कंपनी को पूरी तरीके से। सरकार उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके लिए हमारे लिए नीड है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, जो बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, उसमें सरकार ऐसा नहीं करती। क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो अपनी ऑनरशिप पे कुछ एक परसेंटेज को वो दे देती है, वो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसमें अटैच कर दिया। 2 टर्म और इसके साथ ऐड किए गए हैं, आईपीओ है और ओएफएस है। आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस 3 टर्म है, इस तीनों को समझ लीजिए। आईपीओ जब हम कोई कंपनी स्टार्टिंग में जब पब्लिक ऑफरिंग दे रही होती है तब उसको हम आईपीओ बोलते हैं। इसके सेकंड लेवल जो है एफपीओ की, उसके बाद और वो ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ करेगी और परसेंटेज वो देगी, ये होगा। और उसके बाद जब वो फिर से सेल के में जाएगी, ये 3rd स्टेज होती है, तो ये होता है ओएफएस। ये तीनों डिफरेंसेस हैं और की टर्म्स हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपकी आज की न्यूज़ रही। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।